एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। नंबर 1 SO2, नंबर 2 O3, नंबर 3 NH4 प्लस, फोर्थ CO3 2 माइनस। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं, जैसे आपको याद हो हमने फॉर्मल चार्ज निकाला था, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए इनके स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया था पहले से। ठीक है, और मैंने कहा था फिलहाल अब यूज कर लेना, तरीका बाद में बताऊंगा। तो आज जा रहे हैं हम इसका तरीका देखने कैसे हम लोग बनाएंगे। ओके, इन स्ट्रक्चर को समझाने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। किसी कंपाउंड में कौन सा एटम सेंट्रल एटम होगा वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो उसके लिए एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन नेवर एक्ट एज ए सेंट्रल एटम। फर्स्ट रूल तो ये, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन अगर है या फ्लोरीन है तो कभी सेंट्रल एटम का काम, क्योंकि ये बॉन्ड बनाता है एक, हाइड्रोजन में मैक्सिमम सॉरी एक ही बॉन्ड बना सकता है, और फ्लोरीन भी मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता है। और सेंट्रल एटम के पास कम से कम 2 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैं सेंट्रल एटम तभी कहलाऊंगा ना जब कम से कम मेरे से 2 एटम अटैच होगा। अगर मेरे से 2 एटम अटैच होगा तभी तो मैं सेंट्रल एटम कहलाऊंगा, वरना मुझे सेंट्रल एटम क्यों माना जाएगा। अगर किसी कंपाउंड में 2 एटम है तो आप उसमें सेंट्रल एटम नहीं बोल सकते। किसी कंपाउंड में 3 या 3 से ज्यादा एटम होगा तभी उसमें सेंट्रल एटम का कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए एक एटम को जो सेंट्रल एटम होगा उससे कम 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट एटम को अटैच होना होगा। सब्स्टिट्यूएंट एटम मतलब जो से अटैच है। ठीक, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम के साथ कभी बिहेव नहीं करता, क्योंकि ये मैक्सिमम एक बॉन्ड बना सकता है, और सेंट्रल एटम के पास कैपेबिलिटी 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की होनी चाहिए। ओके, तो फिर कौन होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। इनके अलावा, इन दोनों एटम के अलावा आप चेक करना उन कंपाउंड के अंदर, उन स्पीसीज के अंदर, और जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना बच्चों, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वही आपका सेंट्रल एटम होगा। ओके, जैसे पहला एग्जांपल SO2 का है। SO2 में हाइड्रोजन फ्लोरीन तो है नहीं, कौन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर के ऑक्सीजन। सल्फर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम और इक्वल क्लोरीन होता है, यानी कि सल्फर ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वैसे भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, एंड सल्फर कम डाउन ऑफ द स्टेशन ग्रुप में डाउन साइड लाई करता है, ऑक्सीजन से डाउन साइड लाई करता है सल्फर, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। तो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें, सल्फर। तो सल्फर आपका सेंट्रल एटम है। ओके, ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट एटम है। उसके बाद आप यहां निकालेंगे 4 चीजें, T, V, S और U। ठीक है, T टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा इस पूरे कंपाउंड में आप मुझे बताओ कि जो सल्फर और ऑक्सीजन है वो ऑक्टेट अपना पूरा करता है या डुप्लेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है आउटर शेल में कि 2 इलेक्ट्रॉन, 8। 2 सिर्फ वही रखेगा जिसके पास सिर्फ एक 1 सेल होगा, पहला शेल होगा। फर्स्ट सेल वाला डुप्लेट करता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। एक से ज्यादा सेल है तो वो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ऑक्टेट पूरा करने वाले एटम्स हैं। तो कितने एटम्स है टोटल, 3। तो 3 एटम्स इनटू ऑक्टेट पूरा करने वाला है तो 8, कितना हो गया बच्चों, 24। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा, ऑक्टेट तो 8 इंटू 3, डुप्लेट होता तो प्लस 2 इंटू समथिंग लिखते, जो भी होता आएगा कंपाउंड आगे चल के। V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6।
और दोनों ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? एक ऑक्सीजन के पास 6, दो के पास 12, 12 कितना हो गया बच्चों? 18। कोई दिक्कत? अगर इसके ऊपर प्लस साइन होता तो जितना प्लस साइन होता ना उतना हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज कौन से शेल से करता है? वैलेंस शेल से ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर ही तो कमी होगा ना, ठीक है। तो अगर जितना यहाँ प्लस होता उतना हम वैलेंस शेल में से माइनस कर लेते हैं, जितना माइनस होता उतना प्लस कर देते हैं, क्योंकि माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन भी कहाँ करेगा? आउटर शेल में करेगा। बोलो सीधा, कोई दिक्कत? पक्का? अब इसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और मैं बोलूं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बोथ आर सेम। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या इसी को मैं बोलूं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों T माइनस V, दिस माइनस दिस, इट विल बी 6। ये होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, U इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या इसी को हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और इसका फॉर्मूला होता है दिस माइनस दिस इज S एंड V माइनस S इज U। V माइनस S, 18 माइनस 6 कितना हो गया बच्चों? 12। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस S, 12 हो गया। ओके, कोई दिक्कत? अब हमने क्या आइडेंटिफाई किया? S आपका सेंट्रल एटम है, हम उसको बीच में रखेंगे और दोनों सब्सिट्यूएंट एटम को अगल बगल में और दूरी बना के रखेंगे इसको। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या तीन एटम में ट्रायंगल के अलावा कुछ बनाने का? कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे बच्चों। एक बॉन्ड इनके बीच में दे दिया, दूसरा बॉन्ड इनके बीच में दे दिया, एक बॉन्ड बचा हुआ है। अब कोई ये मत बोला सर यहां दे दो, सब्स्टिट्यूएंट एटम आपस में बॉन्डिंग नहीं बनाता है, वो जब बनाएगा तो सेंट्रल के साथ बनाएगा। तो एक बॉन्ड बचा हुआ है, चॉइस आपका है, चाहे यहां दे दो चाहे यहां दे दो, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। मैंने यहाँ एक एटम दे दिया, तो ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज करके तीनों बॉन्ड बना लिए। अब हम आते हैं कितने अनशेयर्ड है? 12। बच्चों सल्फर का ऑक्टेट पूरा है क्या? चेक करना जरा, कितने बॉन्ड है? 1 2 एंड 3, 3 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6। ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए होता है, कितनी कमी है? 2 की। बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देंगे, और चूंकि इसमें से हमने यूज कर लिया तब कितना बच गया? ये 10, 12 था ना, 2 हमने यूज कर लिया, 10 बच गया। इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं ना, कितने कमी है? 4 की। 4 हम यूज कर लेंगे, गर्व समझ में आ रहा है? 4 क्यों कमी है? 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की कमी है, 4 यूज करेंगे, कट के हो गया 6। कितनी कमी है? 6 की। तो 6 बना लिया हमने, 6 हमारे पास था, हमने यूज कर लिया, हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर देखिए, ओजोन O3। अब चूंकि इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम ही सारे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम हो सकता है। अगेन 3 एटम है, तो हमने इसको अरेंज कर दिया 1 2 और 3। ओके, अब आप मुझे बताएं, इसका निकालिए T V S U, टोटल इलेक्ट्रॉन। तीनों एटम जो है वो ऑक्टेट पूरा करने वाले हैं ना, 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तीनों ऑक्सीजन के पास 6 होंगे, तो 6 इंटू 3 18। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिस माइनस दिस 6 एंड अनशेयर्ड दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? 12। अगेन कितने इलेक्ट्रॉन्स है जी? 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। एक यहां दिया, दूसरा यहां दिया, तीसरा देना है, किसी को भी दे दो तीसरा बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कितने कमी है ऑक्टेट पूरा करने में? 2 की कमी है ना, हमने 2 यहां यूज किया, यहां से काट के 10 कर दिया। यहां कितनी कमी है? 6 की, 4 बच गया। यहां कितनी कमी है? 4 की, यूज हो गया, कोई दिक्कत? अगला एग्जांपल देखिए, NH4 प्लस। बच्चों सेंट्रल एटम कौन है इसमें?
क्योंकि हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता, मैंने पहले बता दिया आपको। तो सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। अब निकालते हैं इसका TVSU। TVSU टोटल इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्टेट पूरा करता है ना नाइट्रोजन, तो 8। और हाइड्रोजन क्या पूरा करता है? डुप्लेट, क्योंकि इसके पास एक ही शेल है ना, डुप्लेट। तो कितने हैं? 2 × 4 कितना हो गया? 16। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। हाइड्रोजन के पास 1 × 4, और चूंकि +1 है तो हमें -1 करना है। कितना हो गया बच्चों? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए T-V कितना हो गया? 8 दिस माइनस दिस ना, और अनशेयर्ड 8 - 8 0। कोई दिक्कत? अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 8 है, 8 से कितने बॉन्ड बनाओगे? 4। पहली बात, एक सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन है ना, मैंने चारों साइड में रख दिया। कोई समस्या तो नहीं किसी को? 4 को ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं हम लोग। कितने बॉन्ड बनाना है? 1 2 3 4। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, कोई अनपेयर्ड या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे और चार्ज रखेंगे +1 चार्ज। अब कोई पूछे कि ये प्लस चार्ज किसका है, किसके ऊपर है? हाइड्रोजन के ऊपर है कि नाइट्रोजन के ऊपर है? तो चेक करना बच्चों, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। देखो तो बच्चों, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, चारों हाइड्रोजन के पास। तो इसने तो लूज नहीं किया है। अगर लूज किया होता तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। नाइट्रोजन के पास कितने रहते हैं? नाइट्रोजन के पास 5 हैं। कितने इसके पास? 1 2 3 4। जो नियरेस्ट पोजीशन पे होता है ना, उसको मानते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे नजदीक होता है उसके। तो होने चाहिए 5। दिख कितना रहा है? यानी 1 की, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके वजह से है? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, क्या है जी? CO3 2-। सेंट्रल एटम कौन है इसमें? C। ऑक्सीजन और कार्बन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। निकालिए TVSU। कार्बन क्या पूरा करता है? ऑक्टेट की डुप्लेट, तो 8। और ऑक्सीजन तो 8 × 3 कितना हो जाएगा? 32। बोलो बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। ऑक्सीजन, कार्बन के पास 4, 3 × 6 ऑक्सीजन के पास, चूंकि -2 है यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, +2 कर दिया, कितना हो गया? हाँ जी 24। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएगा? 32 - 24 8। और अनशेयर्ड दिस माइनस दिस 16। कोई दिक्कत? अब बताओ मुझे, 8 इलेक्ट्रॉन से पृथ्वी कितने बॉन्ड बनाओगे आप? 4। हमने इसको अरेंज करना है। एक कार्बन रखा, 3 ऑक्सीजन है ना, 1 2 और 3। ठीक, कितने बॉन्ड बनाना है हमें? 4। 8 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड यहां दिया, दूसरा इसको दिया, तीसरा इसको दिया, एक बॉन्ड बचा हुआ है। चॉइस आपका है, कहीं भी डाल दो। मैंने ऊपर डाल दिया, कोई दिक्कत? हमने इसका इस्तेमाल कर लिया है, या हम यूज कर चुके हैं। देखिए T और V का सिर्फ यूज होता है इनको निकालने के लिए, उसके बाद हम इन्हीं का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। अनसेट कितना है जी? 16। इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? कितना कम है? तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया, हटाकर कितना बच गया? 12। कितना कम है? 6 डाल दिया, 6। कितना कम है? कैंसिल। ठीक, अब ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज क्या है जी? 2-। कोई पूछेगा 2- कहाँ, किसके पास है? तो चेक कीजिए, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? देखो तो बच्चों, 1 2 3 4, यानी इसने तो गेन नहीं किया है। ऑक्सीजन के पास 6 होने चाहिए। कितने हैं यहाँ पे? देखो तो, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इस ऑक्सीजन ने भी गेन कितने होने चाहिए? 6। कितने हैं? 6 यहाँ लोन पे और 1 यहाँ पे है, 7, यानी 1 इसने गेन किया है। तो यानी एक जो 2- है उसमें से 1- इसके पास है। अंडरस्टूड? 1- इसके पास है,
और इसके पास देखो तो 6 होने चाहिए, है कितने, यानी एक माइनस इसके पास है। तो जो 2 माइनस चार्ज है वो दोनों इन ऑक्सीजन के पास एक एक माइनस चार्ज है, इन्हीं को मिलाकर ओवरऑल -2 लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो इन तरीकों से आप उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करता है। लिमिटेशन आएगा तो नहीं हो सकता, ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करेगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट आप नहीं बना सकते यहाँ से, इन कंप्लीट ऑक्टेट यहाँ से आप नहीं बना सकते। वैसे आप ऑक्टेट डुप्लेट वाला जितने भी कंपाउंड्स हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? कॉपी करो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर। इसमें आपको 4 चीजें पढ़ना है। एक, बॉन्ड लेंथ, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, और तीसरा बॉन्ड एनर्जी। फोर्थ बॉन्ड एंगल पढ़ना है, बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कोई भी स्पीसीज अगर बॉन्ड बनाया हुआ है ना तो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी ना, इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा बच्चा, वो हमारा ए बी जो हमारा होगा, ये होगा बॉन्ड लेंथ। ओके, अब आप मुझे बताओ कि बॉन्ड लेंथ का एटॉमिक रेडियस के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, डायरेक्टली या इनवर्सली? एटॉमिक रेडियस बढ़ने से लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटम जितना बड़ा होगा उनके बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। बोलो, कोई दिक्कत? बॉन्ड ऑर्डर को एक और हम नाम से जानते हैं, चैप्टर नंबर 3 में बताया था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। डेफिनेशन बच्चों, सारे टर्म्स के डेफिनेशन है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। इस चैप्टर का जब नोट्स आपको मिलेगा तो क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन ए मॉलिक्यूल बाय एनी एटम। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितना बॉन्ड बना रहा है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर। जैसे अगर मैं F2 की बात करूं, F2 में F और F के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? एक। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? 1 बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका। O2 की बात करूं, O2 में O और O के बीच में कितने बॉन्ड? 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। N2 में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया बच्चों, बोलिए 3। अब बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, और नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से दो एटम के बीच में स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा ना। तो एटम्स नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे? तो मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से, अट्रैक्शन बढ़ने से एटम्स विल कम क्लोजर, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। और यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उनकी मजबूती क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस और नो? तीसरा बॉन्ड एनर्जी। आप मुझे बताएं कि एक मोल बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, बताया हुआ चैप्टर 3 में कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज, बॉन्ड डिसोसिएशन में एनर्जी एब्जॉर्ब। इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड डिसोसिएशन इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एक मोल बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होगी उसी बॉन्ड को तोड़ा जाए तो। यानी इन शॉर्ट, इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड विल बी एंडोथर्मिक। रूल यही है, क्योंकि जब फॉर्मेशन में निकल रहा है अगर, तो डिसोसिएशन में एब्जॉर्ब होगा। एक्सो एंडो एक दूसरे का डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं, तभी तो माइनस साइन इंडिकेट करता है क्या, डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड। सिस्टम से एनर्जी बाहर निकला, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो माइनस लगाते हैं, डेल्टा एच नेगेटिव, इनटू द सिस्टम पॉजिटिव।
तो बॉन्ड एनर्जी मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड एनर्जी, या मैं बोलूं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बोथ आर सेम ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड के बीच की उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ने से स्ट्रेंथ क्या होता है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो बस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है चीजें। ओके, फोर्थ पैरामीटर इज बॉन्ड एंगल। अगेन बॉन्ड एंगल के लिए कम से कम मॉलिक्यूल के अंदर 3 या 3 से ज्यादा एटम होने चाहिए। 2 एटम में क्या ही बॉन्ड एंगल बना लोगे आप। ठीक है, तो मान लो एक एटम है ए, इस अटैच 2 सब्स्टिट्यूएंट एटम है बी, तो ये जो होगा ना इनके बीच का बॉन्ड छोटा वाला, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक, तो 2 सिचुएशन में ले रहा हूं, एक तो ये ले लिया, दूसरा सी से बी अटैच है, और मैं मान रहा हूं दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, और मैं एज्यूम कर रहा हूं पहले से कि दिस सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किधर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सी की तरफ, एज कंपेयर टू दिस। ए जितना फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा उससे ज्यादा फोर्स से कौन खींचेगा, सी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन ही था, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ए के नजदीक होगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड सी के केस में होगा, क्योंकि सी ज्यादा फोर्स से खींच रहा है ना बॉन्ड अपनी तरफ, यहां पे थोड़ा स्लोली है एज कंपेयर टू सी। तो ये जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन के पास मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सी वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि ए वाले केस में, सी वाले केस में, क्योंकि सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट, ए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इन द नियरर द सी इज मोर देन ए। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा इशिता, तो रिपल्सन होगा या नहीं होगा, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड किधर जाएगा, दूर। अगर मान लो ये 2 बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो रिपल्सन से बॉन्ड क्या हो जाएगा, दूर, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो मैं स्टेटमेंट में लिख सकता हूं कि θ1 से ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, θ2। और यहां से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हाइयर दी या ग्रेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, greater the electronegativity of central atom, greater is the bond angle, greater is the bond angle। बच्चों यस और नो, एग्जाम्पल देख लो। बोलोगे सर ए और बी में आपने समझा दिया, एग्जाम्पल देकर समझा दो। तो अगर मैं आपसे पूछा जाए NH3 और PS3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका है, तो वी नो दैट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, देयरफॉर बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, NH3 के अंदर। सिमिलरली एक और एग्जांपल उठाओ, ए बी, दूसरे केस में एक लोन पेयर है और तीसरे केस में 2 लोन पेयर है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है, 2 लोन पेयर्स के बीच में। रिपल्सन फोर्स सबसे ज्यादा 2 लोन पेयर के बीच में, उससे कम 1 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम 2 बॉन्ड पेयर के बीच में। ये रिपल्सन फोर्स का अरेंजमेंट होता है।
यहां एक लोन पेयर है। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिपल्सन दो लोन पेयर के बीच में होता है ना बच्चों, इन दो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा, तो लोन पेयर दूर जाएंगे, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को पुश करेगा। बोलिए, तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये θ3 होगा या θ2 होगा, बताइए, सोच के बताइएगा। यहां एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दबा रहा है, या दो लोन पेयर मिलकर बॉन्ड पेयर को दबा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, अगर दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दबाएगा तो बॉन्ड छोटा होगा, या एक लोन पेयर प्रेस कर फोर्स लगाएगा तो बॉन्ड छोटा होगा, दो है, तो मैं कह सकता हूं कि θ3 इज लेस देन θ2। और बच्चों यहां तो लोन पेयर है ही नहीं, तो जो θ1 होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यस और नो। तो यहां से हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मोड इज द number of lone pair on central atom, mode is the lesser is the bond angle, lesser is the bond angle। बोलो बच्चों, लोन पेयर बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना। एग्जांपल से समझिए, मीथेन, एमोनिया और वाटर। बच्चों यहाँ दो लोन पेयर है, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है, क्या लगता है आपको बॉन्ड एंगल सबसे छोटा किसमें होगा, H2O में। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन हम अलग से पढ़ेंगे इस चीज को, मैं फॉर इंफॉर्मेशन बता दूं, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन बॉन्ड एंगल इसका सबसे छोटा और इसका सबसे ज्यादा। टू वेरी प्रिसाइज, इसका होता है 109.5 डिग्री, एक्चुअल में होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, मैं उसको 0.5 मान रहा हूं मैं। इसका होता है बच्चों 107.5 डिग्री और इसका होता है 104.5 डिग्री। तो लोन पे ज्यादा तो बॉन्ड एंगल छोटा। क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत, ये आपके बॉन्ड पैरामीटर्स है। कॉपी कर लीजिए, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए।